आज मेरी शादी थी। हर लड़की की अपनी शादी को लेकर कुछ सपने होते हैं। वह अपने अरमान अपनी शादी के लिए बचा कर रखती है, लेकिन मेरी शादी जो हुई थी वह दूसरी शादियों से ज़रा अलग थी। यह शादी कम और एक सौदा ज़्यादा था, मेरी मजबूरी का सौदा। मैं विदा होकर अपने ससुराल आ गई। मेरे ससुराल में सिर्फ मेरा पति और मेरे ससुर ही थे। मेरा स्वागत करने के लिए वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे सीधा मेरे पति के कमरे में पहुँचा दिया गया। मैं दुल्हन बनी बैठी थी, शादी का जोड़ा पहनी। मैं अपने आने वाले वक्त की वजह से डर रही थी। मेरा दिल तेज़ तेज़ धड़क रहा था और हाथों पर बार बार पसीना आ रहा था। मुझे अपने पति के बारे में सुनाई गई बातें दिमाग में घूम रही थी। अरे इस इंसान से शादी मत करो, यह पागल है। अरे यह तो साइको है। अरे तुम तो अच्छी भली लिखी पढ़ी लड़की हो, फिर क्यों इस पागल इंसान से शादी करने की बेवकूफ़ी कर रही हो। एक के बाद एक बात मेरे दिमाग में चल रही थी। घबराहट के मारे गला सूख चुका था। मैं अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी। इतने में मेरा पति अंदर चला आया। मैं थोड़ा सा सिमट गई। वह आकर मेरे पास बेड पर बैठ गया और मुझसे कहने लगा कि अपना घूंघट उठाओ। मुझे यह बात बहुत अजीब लगी, लेकिन मैंने पहले ही अपने पति के बारे में इतनी अजीब अजीब बातें सुन रखी थी, इसलिए मैंने उनकी बात मानी और अपना घूंघट खोल दिया। मगर जैसे ही मेरी निगाह उनके चेहरे पर पड़ी तो मैं चौंक उठी और उसने भी चौंक कर अजीब नज़रों से मेरी तरफ देखा। और कितनी देर तक वो मुझे देखता रहा और ना जाने उसे क्या हुआ, वह एकदम से उठकर कमरे के टेरिस पर चला गया। मेरा नाम मानवी है और मैं गरीब घर से संबंध रखती हूँ। घर में मेरे अलावा मेरे माँ पिताजी और मेरा एक छोटा भाई भी है। भाई भी छोटा था और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहा था, जबकि मैं इंटर करने के बाद दिल्ली के एक मशहूर यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई कर रही थी। यहाँ पर मेरी जैसी लड़कियाँ बहुत कम थी जो गरीब फैमिली से हो। यहाँ पर अच्छे अच्छे अमीर घरों की लड़कियाँ और लड़के पढ़ने आते थे, इसलिए मैं शुरू से ही अपने आप में ही मगन रहती थी। मेरे कॉलेज में भी किसी से दोस्ती नहीं थी और अब यूनिवर्सिटी में भी मेरे किसी से दोस्ती नहीं थी। बस प्रोजेक्ट के लिए क्लास का जो ग्रुप था, सर ने बताया था, उनके साथ कभी कभी स्टडी डिस्कस कर लेती थी। लेकिन इन्हीं दिनों में जयपुर से एक लड़का राहुल ग्रेजुएट होकर हमारे डिपार्टमेंट में आया। उसके आते ही पूरे डिपार्टमेंट में उसकी चर्चा होने लगी। वह बहुत हैंडसम था और हर लड़की उससे बात करने की तमन्ना रखती थी। मैंने भी जब उसे पहली बार देखा तो अपना दिल दे बैठी, लेकिन वह तो ऐसा चाँद था जिसे मैं छोड़ने की तमन्ना भी नहीं कर सकती थी। मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ था, लेकिन मैंने अपनी फीलिंग को दिल ही दिल में दबाए रखा और कभी किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। क्लास में जब अपने ग्रुप बने तो राहुल मेरे ग्रुप में ही शामिल हो गया। अब अक्सर यह होने लगा कि हमारी बातचीत पढ़ाई की सिलसिले में होने लगी। कभी कभार राहुल मेरे नोट्स भी बना देता। वह हर तरह से मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करता, इसमें असाइनमेंट में मेरे साथ मेरी मदद करता, जबकि किसी और लड़की से वह बात भी नहीं करता था। कुछ लड़कियां तो मुझसे कहने लगी कि राहुल तुम्हें पसंद करने लगा है, लेकिन मैं उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती, क्योंकि मुझे अपनी औकात का पता था। बेशक मैं बहुत खूबसूरत थी, लेकिन मेरा लेवल राहुल के लेवल के साथ मैच नहीं करता था। और वह कोई पागल नहीं था जो इतनी अच्छी लड़कियों को छोड़कर मुझे पसंद करता। वह अपने मुल्क की हाई प्रोफाइल फैमिली से ताल्लुक़ रखता था और मैं एक गांव से ताल्लुक़ रखती थी जिसका बाप सब्जी बेचता था। यूनिवर्सिटी का वक्त कैसे गुजरा कुछ खबर ही नहीं हुई। ना मैंने कभी राहुल से अपने प्यार का इजहार किया और ना ही कभी राहुल ने मुझसे कोई फालतू बात की। आज हमारा यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन था, लेकिन आज राहुल नहीं आया था। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। मैं एक आखिरी बार उसको देख लेना चाहती थी, लेकिन ना जाने वह क्यों नहीं आया। हमने तो कभी एक दूसरे का नंबर भी नहीं लिया था, कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और आज आखिरी दिन भी वह न आ सका। मैं बड़े बुझे दिल के साथ यूनिवर्सिटी से घर आई। मेरा आखिरी दिन बहुत बुरा गुजरा था। कुछ दिन तो यूनिवर्सिटी की थकान उतारने में ही गुजर गई, लेकिन फिर यूनिवर्सिटी छोड़ने के कुछ समय बाद ही ज़िंदगी ने ऐसा पलटा खाया कि मैं दंग रह गई। पिताजी को अचानक काम के दौरान हार्ट अटैक आ गया और वह कई दिनों तक अस्पताल में दाखिल रहे। काम तो बंद हुआ ही था, साथ ही साथ टेस्ट के दौरान पता चला कि पिताजी के वॉल्व बंद हैं और दिल की मेजर सर्जरी करानी पड़ेगी। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं इतना महंगा इलाज अफोर्ड कर सकते। वक्त के तौर पर सरकारी अस्पताल से इलाज करवा के पिताजी घर तो आ गए, लेकिन डॉक्टर ने सख्ती से उन्हें आराम करने को कहा।
पिताजी अब ज़्यादा घर पर ही रहते थे। वह बहुत कोशिश करते कि काम पर जाएं, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती और काम पर जाने नहीं देती। एक दिन मुझे चोरी से वह काम पर चले गए तो उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। तो पिताजी भी खुद ही कहने लगे कि अब जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तब तक काम पर नहीं जाऊंगा। लेकिन फिर ऐसा कब तक चलता। घर में मौजूद जितना भी राशन था वह ख़त्म होने को आ गया। जितनी जमा पूंजी थी वह भी थोड़ी थोड़ी करके ख़त्म होने लगी। हमने घर भी बदल लिया, एक कम किराए पर छोटा घर ले लिया। हमारे घर के हालात देखकर मैं खुद परेशान हो जाती। भाई भी अभी बहुत छोटा था, इसलिए सवाल ही नहीं बनता था कि वह काम करेगा तो मुझे ही बाहर काम करने के लिए निकलना पड़ेगा। पहले तो पिताजी की ही सब्जी की रेहड़ी निकाल के घर के बाहर लगा दी। प्रतिदिन सुबह मम्मी के साथ जाकर मंडी से ताज़ा सब्जी ले आती और घर के बाहर रखकर बेच देती। लेकिन इसमें इतने पैसे नहीं बचते थे कि हमारी डेली के खर्चे पूरे हो जाते। लेकिन पिताजी के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आते। इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया और माँ को इस बारे में बताया। माँ ने मुझे बहुत मना किया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रही और मैंने पिताजी से इजाज़त ले ली। इजाज़त देते हुए पिताजी का दिल भी बहुत भारी हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए कुछ और सपने देखे थे और वह अब एकदम हालात की पलटी की वजह से वह सब अधूरे रह गए थे। पिताजी की परमिशन मिलते ही मैं अगले दिन अलग अलग जगह पर नौकरी के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया। अखबार मंगवाई और उसमें नौकरी के ऐड देखकर बहुत जगह पर अप्लाई किया। लेकिन पूरा 1 महीना नौकरी के लिए अप्लाई करती रही और मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। इंटरव्यू के कॉल आए, मैं इंटरव्यू देने जाती, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वहाँ पहले से ही नौकरी के लिए सिलेक्शन हो गया हो और इंटरव्यू बस एक फॉर्मेलिटी हो। लेकिन फिर इन दिनों में एक जगह पर नौकरी लग गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छी थी, हमें खुशी थी और फ़ौरन मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे ज्वाइन किए हुए कुछ ही दिन गुजरे थे। एक दिन बॉस ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और कहने लगे, मिस मानवी, जितना अच्छा आप काम करते हैं इसके हिसाब से आपकी सैलरी और पोस्ट कुछ कम नहीं है। बॉस ने मुझे सवाल किया तो मैं थोड़ा गड़बड़ा गई कि हाँ बोलूँ या ना, लेकिन फिर हिम्मत जमा करते हुए मैंने हाँ कह दिया और वह कुछ देर मुझे गहरी नज़रों से देखते रहे। मुझे उलझन होने लगी, लेकिन फिर वह कहने लगे, आपकी सैलरी और पोस्ट दोनों बढ़ सकती है, लेकिन अगर आप मुझे खुश करें तो। उसने कहा तो मैं उलझन भरी नज़रों से उनकी तरफ देखने लगी और पूछा, कैसे। उन्होंने हंसते हुए कहने लगे, मिस मानवी, अब आप समझदार हैं, समझ सकती हैं। इसके लिए आपको बस मुझे खुश करना होगा। बॉस की बात सुनकर मेरे तो तन बदन में आग लग गई। मैं एकदम खड़ी हो गई और कहने लगी, तुम जैसे कमीनों की वजह से ही लड़कियां घरों से निकलने से डरती है। मैं लालच करती हूँ तुम पर और तुम्हारे काम पर। ऑफिस से बाहर आ गई। पीछे से वह बॉस मुझे आवाज़ें देता रहा था और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं अपने आप को इतना लाचार और बेबस समझ रही थी कि दुनिया मजबूर और लाचार लोगों की नहीं है। मैं कितनी देर इसी तरह से बेमकसद सड़क किनारे चलती रही, लेकिन आखिर कब तक, घर तो जाना ही था। घर पहुंचकर माँ ने मेरा परेशान चेहरा देखा तो पूछने लगी, क्या हुआ मानवी, तुम इतनी परेशान क्यों हो। माँ के पूछने की देरी थी कि मैं फूट फूट कर रोने लगी और माँ को सारी बात सच सच बता दी। माँ ने मुझे अपने सीने से लगा लिया। वह कहने लगी, बेटा, अब तुम घर से बाहर निकली हो तो तुम्हें इस तरह के बहुत से भेड़ियों से लड़ना होगा। ऐसे बहुत से दरिंदे तुम्हारे रास्ते में आएंगे, लेकिन तुम हिम्मत और समझदारी से काम लेना होगा। माँ ने बातों बातों में मुझे बहुत समझाया, पर मैं अब काफ़ी हद तक परेशान हो गई थी। अगले दिन मैं हिम्मत और हौसले से नहीं जवाब देखने लगी और जल्दी मेरी किस्मत से मुझे एक इंटरप्राइजेज में नौकरी मिल गई। नौकरी पहले वाली नौकरी से बहुत अच्छी थी। पिक एंड ड्रॉप की भी सुविधा थी। मुझे काफ़ी आसानी हो गई थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 3 महीने हो गए थे। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। मैंने आज तक सिर्फ अपनी कंपनी के हेड को ही देखा था। हालांकि ऑफिस में बॉस के बेटे की बहुत बातें होती थी। कोई उसे पागल कहता तो और कोई उसे दीवाना कहता था, कोई साइको कहता था, लेकिन मैंने कभी आज तक उसे नहीं देखा। शायद वह ऑफिस नहीं आता था। मैं भी अपने काम से काम रखती थी। लेकिन फिर इन्हीं दिनों बॉस ने वर्कर्स की एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई और उनकी तरफ से एक अजीब ऐलान सुनने में आया। बॉस ने कहा था कि जो भी लड़की मेरे बेटे के साथ शादी करेगी और उसके साथ पूरे 24 घंटे गुजारती है तो मैं उसे बहुत बड़ी रकम इनाम के तौर पर दूंगा। मुझे बॉस की बात अच्छी नहीं लगी। ना जाने उनके बेटे का क्या मसला था कि बॉस ने इस तरह का ऐलान किया था।
लेकिन फिर बराबर यह बात सुनने को मिल रही थी कि कोई भी लड़की बॉस के बेटे के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन यह बात सुनकर मेरे दिल ने बार बार यही ख्याल आ रहा था कि इतने पैसे मिलेंगे तो मैं ही बॉस के बेटे से शादी कर लेती हूँ। इन पैसों से मैं पिताजी का इलाज करवा सकती हूँ और एक बार पिताजी ठीक हो जाए तो हमारे सारे मसले हल हो सकते हैं। और फिर कौन सा यह सच की शादी होगी, सिर्फ एक सौदा तो है। लेकिन दिमाग इस बात पर झटके देता, दिल और दिमाग की जंग जारी थी। फिर मैंने दिल बना लिया। मैंने इस आग में कूदने का फैसला करते हुए बॉस को हाँ कर दी। मेरी बात सुनकर वह बहुत खुश हुए। शादी का दिन रविवार के लिए तय कर दिया। मैंने घर आकर माँ से बात की तो माँ की बात सुनते ही मैं शौक में चली गई। माँ मुझे खपा हो गई। पिताजी का भी रवैया अलग ना था। दोनों ने मुझे इस काम को करने से मना कर दिया, लेकिन मैं अब तय कर चुकी थी। और सबसे बड़ी बात तो मुझे इन पैसों का लालच था जिसे मैं पिताजी का इलाज करवा सकती थी। इसके अलावा मुझे और कोई भी ऑप्शन भी नज़र नहीं आ रहा था। माँ पिताजी एक दो दिन नाराज़ रहे, लेकिन फिर मुझे समझाने बैठ गए। लेकिन अब मैं समझने और समझाने की हद से निकल चुकी थी, इसलिए मैंने उनकी बात नहीं मानी। और रविवार का दिन भी आ पहुंचा। सादे से फंक्शन के साथ हमारी शादी हो गई। मैंने अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं देखा था, लेकिन उसका नाम सुनकर तो मैं चौंक ज़रूर गई थी। लेकिन उसके नाम के तो बहुत से लोग होते हैं। अब ये राहुल, वह राहुल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। उसके आने से तो दिल धड़क जाता है, जबकि यह तो ना जाने कौन पागल और साइको था। मैं विदा होकर ससुराल आ गई। अभी जब मैं कमरे में आई, राहुल को देखा तो मेरी हैरत की सीमा ना रही। अपनी कहानी सुनाते हुए मैं राहुल की तरफ देखी, जो बड़ी गहरी और प्यार भरी नज़रों से मुझे देख रहा था। मुझे शर्म आने लगी, लेकिन फिर मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम्हारे बारे में ऐसा मशहूर है कि तुम पागल और साइको हो। मेरी बात सुनकर राहुल ने गहरी सांस ली और वह कहने लगा, मैं जयपुर से ग्रेजुएट होकर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आया तो यहाँ के डिपार्टमेंट में आते ही पहली नज़र तुम पर पड़ी थी। तुम एक तरफ बेंच पर बैठी अपने ही नोट्स बना रही थी। इन सब मॉडल और फैशन की मारी लड़कियों, जिन्हें मेकअप करके खुद को केक पेस्ट्री बनाया हुआ था, तुम उनसे बिल्कुल अलग नज़र आ रही थी। तुम्हारा चेहरा हर तरह से मेकअप से पाक और बहुत प्यारा लग रहा था। तुमने दुपट्टा ओढ़ा हुआ था और तुम बहुत सीधी सादी प्यारी लग रही थी। मैं कुछ पल बस तुम्हें देखता रहा। ऐसा नहीं था कि मेरी ज़िंदगी में पहले लड़कियां नहीं आई थी, लेकिन वह सिर्फ वक्त गुजारने के लिए थी। लेकिन तुम्हें देखते ही मैं पहली नज़र में ही मोहब्बत का शिकार हो गया और मैंने वही खड़े खड़े फैसला कर लिया कि सिर्फ तुम्हें ही अपनी पत्नी बनाना है। और यह सोच आते ही एक सुकून सा दिल में उतर गया और तुम्हें देखना, तुमसे बात करना अच्छा लगने लगा। इन्हीं दिनों में पापा की तरफ से मुझ पर शादी का प्रेशर बढ़ने लगा। दरअसल दिल्ली से पापा ने मुझे बुलाया इसलिए था। मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, लेकिन बिजनेस की वजह से पापा ने मुझे साफ साफ इनकार कर दिया और तुमसे मिलना भी गवारा कर दिया। उन्हें तुम्हारी खूबसूरती से कोई मतलब नहीं था। वह अपने ही जैसे किसी बिजनेस क्लास फैमिली से मेरा रिश्ता कराना चाहते थे, जिससे वह अपने बिजनेस को चार चांद लगा सके। मैं उनसे बार बार मना करता रहा, लेकिन उन्होंने मेरी एक न सुनी और एक जगह पर मेरा रिश्ता तय कर दिया। मैं इसलिए आखिरी दिन तुमसे मिलने यूनिवर्सिटी नहीं आया था। मुझे पता था कि तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं आखिरी दिन तुम्हारी उम्मीद नहीं तोड़ सकता था, इसलिए मैं यूनिवर्सिटी नहीं आया। पापा ने मेरी मंगनी धूमधाम से कर दी। मैंने पापा की मर्जी के आगे सर झुका दिया था, लेकिन उसके बाद मैं चुप चुप रहने लगा। मेरी मंगेतर अक्सर मुझे बाहर ले जाने के लिए आती, मुझे महंगे महंगे गिफ्ट देती। वह मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी, लेकिन मुझे यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मुझे बार बार तुम्हारा ख्याल आता। और फिर एक दिन मैं यूनिवर्सिटी के क्लब डिपार्टमेंट से तुम्हारे घर का पता निकलवाया और तुम्हारे घर भी गया, लेकिन वहाँ से पता चला कि तुम लोग तो घर छोड़कर जा चुके हो। मैं बहुत नर्वस हो गया। अब इतने बड़े शहर में मैं तुम्हें कहाँ से ढूंढूं। इसके बाद मैं जैसे ही खुद से ही नाराज़ हो गया था। इन्हीं दिनों में इसी हालत में मेरा अपनी मंगेतर के साथ झगड़ा हो गया। वह मुझे किसी पार्टी में लेकर जाना चाहती थी, जबकि मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि मुझे बार बार तंग ना करो। उसको मेरा इनकार बहुत बुरा लगा और उसने अपने पापा से मेरे बर्ताव के बारे में शिकायत कर दी। उसके पापा ने मेरे पापा से बात की और घर में तूफान उठ गया। पापा ने पहले तो
मुझे बहुत बुरा भला कहा और फिर पापा ने मुझे साफ साफ वार्निंग दे दी कि मुझे उस लड़की से माफ़ी मांगनी होगी और अपना बर्ताव ठीक करना होगा, वरना हमारे बिजनेस को भी नुकसान होगा और हमारे रिश्ते को भी। लेकिन मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैंने ना तो लड़की से माफ़ी मांगी और ना ही अपने रिश्ते को ठीक किया। इसके नतीजे में हमारी मंगनी टूट गई। पापा मुझ पर बहुत गुस्सा हो गए। फिर पापा ने एक और जगह पर मेरा रिश्ता पक्का कर दिया और मुझे उस लड़की से मिलने जुलने के लिए बहुत कुछ समय दिया। पापा चाहते थे कि हम एक दूसरे को समझ जाएं और फिर जल्दी वह हमारी शादी पक्की कर दे। लेकिन मैं भी सिर्फ घर पर ही पड़ा रहता। मेरा दिल नहीं करता कि मैं कहीं बाहर जाऊं। पापा मुझे बहुत डांटते, अक्सर मुझे समझाने लगते। वह मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे। कुछ वक्त बाद पापा को भी मेरी चिंता होने लगी। वह मुझे वक्त देते और मेरे साथ खाना खाते, लेकिन मुझे अब उनका साथ नहीं चाहिए था। जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तब तो वो बिजनेस जमाने की फ़िक्र में लगे रहते थे। मेरा यह रिश्ता भी ख़त्म हो गया था। मैंने पापा को साफ साफ मना कर दिया था, अभी मेरे लिए कोई रिश्ता ना देखें, ना ही मुझे अभी शादी करनी है। मुझे कुछ वक्त दें। पापा भी शायद अब इस बात को समझ गए थे, इसलिए उन्होंने मुझे संभलने के लिए कुछ वक्त दिया। कुछ दिन इसी तरह से गुजर गए। पापा ने अपने बेटे को दुनिया से अलग देखते हुए उन्हें अच्छा नहीं लगता। अक्सर वह मेरे दोस्तों को कॉल करने के बहाने से घर बुला लिया करते ताकि मैं खुश रहूं, लेकिन मैं बाहरी तौर पर तो बहल जाता और फिर बाद में इस हालत का शिकार हो जाता। कुछ दिन बाद पापा मुझसे कहने लगे कि तुम उस लड़की को ढूंढ लो। अगर तुम 1 महीने के अंदर उसे ढूंढने में कामयाब हो गए तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा, वरना फिर तुम्हें मेरी बताई हुई लड़की से शादी करनी होगी। मैंने पापा की शर्त मानकर मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा, तुम्हारे पुराने मोहल्ले भी गया, वहाँ से तुम्हारा नया पता लिया, लेकिन उन्होंने जो पता दिया वह गलत था। तुम्हारे पापा के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था। 1 महीना कैसे गुजर गया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे पास तुम्हारी कोई तस्वीर भी नहीं थी और तुम्हारी किसी से कोई दोस्ती भी नहीं थी जिससे मैं तुम्हारे बारे में पूछ सकता। जैसे ही महीना ख़त्म हुआ पापा ने मुझे दोबारा पूछा तो मैं हारे हुए अंदाज में पापा से कहने लगा कि वह जिस भी लड़की से मेरी शादी करेंगे मैं तैयार हूँ। पापा तो जैसे खुशी से बेकाबू हो गए और अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं इस रविवार तुम्हारी शादी पक्की कर दूंगा, रविवार को तैयार रहना। मैंने उनसे लड़की के बारे में कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि अगर तुम नहीं हो तो कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है। रविवार को मैं तैयार हो गया। शादी के दौरान तुम्हारा नाम सुनकर मैं चौंक ज़रूर गया था, मगर मानवी नाम की लड़कियां ना जाने कितनी इस दुनिया में होंगी, मैं यह सोच रहा था कि। और फिर तुम्हें अपने कमरे में देखकर मैं हैरान हो गया। शायद भगवान ने हमारा मिलना लिखा था, इसी तरह हमारा नसीब जोड़ना था और देख लो आज हम एक हो गए। राहुल ने ये कहते हुए अपना हाथ आगे किया तो मैंने भी उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अगले दिन सुबह और मैं और राहुल बहुत खुशी से अपने कमरे से बाहर निकले और जाकर पापा से मिले। पापा हम दोनों को एक साथ खुश देखकर बहुत हैरान हुए और फिर हम दोनों को एक साथ गले लगा लिया। उनकी आंखें भी शायद राहुल की इस हालत की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थी और अब उसे खुश देखकर उन्हें अच्छा लगा। हम सब मिलकर नाश्ता करने लगे। राहुल मुझे थोड़ी थोड़ी देर बाद हर चीज़ उठाकर मुझे दे रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था और पापा हैरानी से राहुल को देख रहे थे। सिर्फ मैं और राहुल ही सच्चाई जानते थे। उन्होंने पापा को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने और राहुल ने एक दूसरे से वादा किया था कि यह बात हम कभी किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। हम एक दूसरे को पसंद करते थे और मैं वही लड़की हूँ जिससे राहुल शादी करना चाहता था। पापा को भी सच्चाई का पता नहीं था, इसलिए वह हमें खुश देखकर बहुत खुश थे कि अचानक राहुल पापा से कहने लगे, पापा मैं दरअसल आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपने मानवी को मेरी ज़िंदगी का साथी चुना। इससे बेहतर लड़की मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। राहुल यह कहते हुए उठकर पापा के गले लग गया। पापा की आंखें भीग गई। वह कितनी देर तक राहुल को अपने सीने से लगाए खड़े रहे। हमारी शादी को लगभग 1 महीना हो गया था। यूं ही बैठे बैठे मुझे राहुल की माँ का ख्याल आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, राहुल आपकी माँ कहाँ है? मैंने कभी उनके बारे में नहीं सुना और ना ही कभी उनकी कोई तस्वीर देखी। यहाँ तक कि मुझे पूरे घर में उनकी तस्वीर भी नज़र नहीं आई, जबकि आपकी बचपन की तस्वीर और पापा के अलग अलग शहरों की तस्वीर घर में जगह जगह लगी हुई है। मेरी बात सुनकर राहुल हमारी मम्मी पापा की शादी नहीं थी, बल्कि वह दोनों परिवार का कारोबार बढ़ाने और एक दूसरे का स्टेज ऊंचा करने का एक सौदा था। इसलिए उन दोनों की मजबूरी
ने एक दूसरे को अपना लिया। मम्मी अपने सोशल लाइफ में ज़्यादातर बिजी रहती थी। वह क्लब जाती और पार्टी करती रहती और पापा हर वक्त अपने बिजनेस को दो चार करने में लगे रहते। दोनों का रिश्ता तो था लेकिन वह दोनों एक दूसरे के साथ नहीं थे। उन दोनों के रिश्ते में प्यार नहीं था। इसी दौरान न चाहते हुए भी मैं पैदा हो गया। हालांकि मम्मी को बच्चा नहीं चाहिए था। वह अभी अपने पैरों में किसी तरह की बेड़ियां नहीं डालनी चाहती थी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था और मैं इस दुनिया में चला आया। और फिर मेरे पैदा होने के कुछ दिन तक मम्मी पापा आपस में मूड अच्छा रहा, लेकिन फिर उनके बीच वही दोबारा झगड़ा शुरू होने लगा। मम्मी कई लड़कों से बातें करती और पापा को ऐतराज़ होता, जब घर आता हूँ तुम घर पर मौजूद नहीं होती। इस तरह करते करते इन दोनों के झगड़े बढ़ने लगे। मैं उस समय में 8 साल का हो चुका था। उन्हीं दिनों में मम्मी का अफेयर सुनने में आया। मम्मी अपने से कम उम्र के लड़के के साथ अक्सर दिखाई देने लगी थी। पापा को वैसे तो बिजनेस से फुर्सत नहीं थी, लेकिन उन्हें कोई ना कोई मिलने वाला मम्मी के बारे में बता देता। जब भी पापा को ऐसा कुछ पता चलता तो वह नशे में धुत होकर घर आते और मम्मी को गंदी गंदी गालियाँ देते थे। लेकिन एक तो वह नशे में होते और फिर दूसरा मम्मी उन्हें ऐसा करने से रोक देती थी। और फिर एक दिन मम्मी ने तलाक केस कर दिया। पापा को जैसे ही नोटिस मिला वह भागकर मम्मी के पास चले गए और मम्मी से मिन्नतें करने लगे, क्योंकि बिजनेस में 50% शेयर होल्डर मम्मी थी और अगर मम्मी उनके हाथ से निकल जाती तो इसका मतलब था कि आधा बिजनेस उनके हाथ से चला जाता। पापा ने मम्मी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मम्मी अपनी बात पर अड़ी रही। उनके ऊपर नए नए इश्क का भूत सवार था। वह पापा से तलाक लेकर दूसरी शादी करना चाहती थी। मम्मी को पता था कि पापा उन्हें आसानी से तलाक नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने अदालत में केस कर दिया। पापा ने भी अपनी तरफ से बहुत तगड़ा वकील किया, लेकिन मम्मी का वकील जीत गया। अदालत की तरफ से मम्मी को तलाक मिल गया। साथ साथ पापा को मम्मी के 50% शेयर वापस करने पड़े। तो पापा को बहुत बड़ा झटका लगा था और बहुत वक्त लगा उनको बिजनेस दोबारा अपने पैरों में खड़ा करने में। पापा को मम्मी से बहुत मोहब्बत थी या क्या था, लेकिन पापा ने दोबारा शादी नहीं की। पापा ने सारे घर में से मम्मी की एक एक चीज़, यहाँ तक कि मम्मी की तस्वीर भी नहीं रहने दी। मेरे ऊपर इन झगड़ों का बहुत असर हुआ। मम्मी की बेवफाई और रोज़ रोज़ के झगड़ों से मेरा भरोसा ख़त्म होने लगा। मैं इस तरह की ज़िंदगी अपने लिए नहीं चाहता था जैसे पापा को मिली, जिस औरत को ना घर का ख्याल हो ना अपने पति और बच्चों का, तो जैसे पता ही नहीं होता। बस उनको यही पता होता कि शाम को तैयार होकर उनको क्लब जाना है, लेकिन यह ना पता होता कि शाम को उसका बेटा और पति क्या करेंगे। उनको मर्दों से अपनी तारीफ़ सुनना अच्छा लगता था। तब से मैंने सोच लिया कि मुझे वह औरत मिले जो मेरी अटेंशन और प्यार की भूखी हो, जो मुझसे मोहब्बत करे, जो मेरे घर को घर बनाकर रखे और जब मैं ऑफिस से घर वापस आऊँ तो मुस्कुराती हुई मेरा दरवाजे पर वेलकम करती हुई मिले। फिर इसलिए जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे लगा कि तुम ही वह औरत हो जो मेरी ज़िंदगी में सब ला सकती हो। हालांकि मैंने अपनी सोसाइटी में से बहुत सी लड़कियों को देखा, लेकिन वह सब मेरी मम्मी की तरह थी। मम्मी की तरह ही उनकी ज़िंदगी थी। मैं धीरे धीरे बड़ा हो गया और जब मैं ग्रेजुएट होकर आया तो मुझे लगा कि अब मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। राहुल ने ये कहते हुए प्यार से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं उसके सीने से लग गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि राहुल की मोहब्बत और साथ हमेशा मेरे लिए है और आगे की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। तो कैसी लगी दोस्तों आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।